हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में अब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने 45 क्वेश्चंस देखे थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से। और क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे दिए गए एमआरएनए का अनुक्रम का अनुवाद करने पर उससे बने हुए पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो अम्ल होंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आपको करना होता है तो यहाँ पे आपको अमीनो अम्ल बताने हैं, लेकिन उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है। जैसे कि AUG स्टार्ट कोडोन है, तो वहीं से आप अमीनो अम्ल बताएंगे। और स्टॉप कोडोन भी आपको देखना है, तो स्टॉप कोडोन देखकर आप बताइए UAG, UAA, UGA, ये आपके स्टॉप कोडोन है। तो उसके बेसिस पर आप नंबर ऑफ अमीनो अम्ल बता सकते हैं। तो इसमें ये आपको दिया हुआ है सीक्वेंस। यहाँ पर आप देख लीजिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे AUG है। फिर CCC और UGG, GCU, UGU और UAG, यहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। तो जहाँ पे स्टॉप होगा वहाँ पे कोई कोडोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पे कोई अमीनो एसिड फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक अमीनो अम्ल, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। तो इस पूरी सीक्वेंस में टोटल 5 अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए यूकेरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाने का काम थर्ड बनता है 5.8 rRNA और HN RNA, SN RNA और 5S RNA। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है tRNA, जो कि नहीं होगा, और tRNA ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा आरएनए यूकेरियोट में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है, तो ये rRNA का काम होता है। और यहाँ पर SN RNA और 5S RNA ये दोनों ही मिलकर आरएनए थर्ड बनाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कल्पना करो कि पृथ्वी पर इस प्रकार उद्विकास हुआ है कि 20 अमीनो अम्ल के स्थान पर 120 अमीनो अम्ल हैं। हमको मान के चलना है कि 120 अमीनो अम्ल हैं। तो आरएनए में 12 प्रकार के बेस हैं। आपको पता है अभी तक आपने 4 प्रकार के बेस की बात की थी, लेकिन यहाँ पर ये 12 प्रकार के बेस की बात कर रहा है। सभी अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए कितने कोडोन में कम से कम कितने बेस होंगे? अगर हम यहाँ पे 12 अमीनो अम्ल हैं और कोडोन में एक कोडोन मान के चले, जैसे कोडोन में आपको पता है जब हमने ट्रिपलेट की बात की थी तो पहले डाल के देखे थे नंबर कि 1 को डाल के देखो, 2 को डाल के देखिए, 3 को देखिए, 4 को देखिए। जब हमने 3 को डाल के देखा तब जाके हमारा वहाँ पे फिक्स प्रपोर्शन आया था। तो यहाँ पर भी 12 आपके बेस दिए हुए हैं, 12 आपके बेस पेयर हैं, ठीक है, 12 आपके यहाँ पर बेसिस हैं। तो इन 12 बेसिस में अगर हम एक ही रखेंगे तो केवल 12 ही अमीनो अम्ल हमको मिलेंगे। यदि हम एक को ही रखेंगे, एक के प्लेस पर अगर हम कोडोन मान के चलें कि कोडोन एक ही है, तो हमें 12 ही अमीनो अम्ल मिलेंगे। अगर हम 2 मान के चलें, 2 का मतलब हमने यहाँ पर 12 अमीनो अम्ल, तो 12 और 12 इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से 2 को मान के चलेंगे, मतलब हम यहाँ पर कोडोन को डबलेट मान के चल रहे हैं, कोडोन को मान के चल रहे हैं कि डबलेट हो सकता है। तो डबलेट मानेंगे तो यहाँ पर 144 के लमसम आएगा। और अगर ट्रिपलेट कोडोन मान के चलें, जैसे कि हम मानते हैं, तो ट्रिपलेट में 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब यहाँ पे ये 3 का स्थान आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 से ज्यादा की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 120 अमीनो अम्ल में आपको यहाँ पे 120 अमीनो अम्ल है और 20 अमीनो अम्ल के स्थान पर और 12 बेसिस दिए हुए हैं, तो कोडोन में कम से कम कितने बेसिस होंगे? तो यहाँ पे अगर हम 3 बेसिस लेके चलेंगे तो 1000 से ज्यादा वैल्यू आएगी। और अगर हम 2 लेके चलेंगे तो यहाँ पे 144 कोडोन बनेंगे। और 144 कोडोन में आपको पता है कि 144 कोडोन आसानी से 120 अमीनो अम्ल बना सकते हैं। 144 आसानी से 120 बना सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड आएगा, ठीक है। फर्स्ट नहीं आएगा। अगर केवल एक कोडोन लेंगे
एक ही लेंगे तो 12 ही बनेंगे, 2 लेंगे तो 144 के लमसम बनेंगे, और 144 120 अमाइनो अम्ल को आसानी से कोड कर सकते हैं। तो ये तो हम लेंगे नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं, क्योंकि ये तो वैल्यू काफी ज्यादा हो रही है। आगे चलेंगे, हमको मैच करना है। टेलर ने क्या किया, हर्शे चेज ने क्या किया, मैसेल्सन स्टारहाल ने क्या है, ग्रिफिथ ने क्या किया है। तो ग्रिफिथ का प्रयोग किस पे था, ग्रिफिथ का था स्टेफाइलोकोकस पर था। थर्ड में बी मैच कर लो, थर्ड में आ रहा है आपके यहाँ पर थर्ड में, अच्छा बैक्टीरियोफेज भी दिया हुआ है, मैं फोर्थ में बी यहाँ मैच हो रहा है, फोर्थ में बी। तो फोर्थ में ग्रिफिथ का मैच स्टेप्टोकोकस से किया है मैंने, तो फोर्थ में बी आंसर आ रहा है, और बाकी का आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो टेलर ने वीसिया फाबा पे काम किया था। हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट ये बैक्टीरियोफेज पे हुआ था, T2 बैक्टीरियोफेज। और मैसेल्सन स्टारहाल का प्रयोग किस पे हुआ था, ई कोलाई पर हुआ था। तो यहाँ पे थर्ड में ए, तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा थर्ड। ओकाजाकी खंड कहाँ पे होते हैं, आरएनए खंड जो कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये आरएनए खंड नहीं होते। डीएनए के खंड जो पुनर्योगज कर सकते हैं, ये भी नहीं। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के खंड जो अनुलेखन के दौरान बनते हैं, अनुलेखन के दौरान बनते हैं मतलब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनते हैं, ये भी नहीं। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के खंड जो कि डीएनए के द्विगुणन के दौरान बनते हैं। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तब आपके ये बनता है, डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और इन्हें हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। 2 टाइप की स्ट्रैंड बनती है, आपको पता है इस तरह से। तो जो कंटिन्यू बनती है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, जो डिसकंटिन्यू बनती है वो आपके ये एक होती है लीडिंग और एक होती है लैगिंग। जो कंटिन्यू बनती है ये आपकी लीडिंग स्ट्रैंड है, और जो डिसकंटिन्यू बन रही है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, और लैगिंग स्ट्रैंड को ही हम कहते हैं यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ई कोलाई में अनुवादन कहाँ पे होता है, तो ई कोलाई प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे अनुलेखन हो चाहे अनुवादन हो, ये दोनों ही प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होगी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास होता नहीं है, ये इसके पास होता नहीं, ये भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। 5 कार्बन युक्त शर्करा, विषम चक्रीय नाइट्रोजन क्षार, 4 गाव का नियम और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए 4 गाव का नियम लागू नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 गाव का नियम केवल और केवल सिर्फ किस पे लागू होता है, डीएनए पर। शाइन-डलगार्नो अनुक्रम कहाँ उपस्थित होता है, राइबोसोम की छोटी उप-इकाई पर, टीआरएनए के डीएचयू लूप पर, बिल्कुल नहीं, ना तो इस पे होता है, और एमआरएनए के 5 यूटीआर सीक्वेंस पर। तो एमआरएनए के 5 यूटीआर का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, इसके 5 वाले रीजन पे, इसके 5 अनट्रांसलेटेड रीजन पे आपके शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो आंसर आएगा आपके थर्ड, राइबोसोम पर ये नहीं होती। निम्न में से कौन सा ओपेरोन का भाग नहीं है, ओपेरोन पर ऑपरेटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और प्रमोटर होता है, लेकिन एनहांसर नहीं होता है। ओपेरोन पर एनहांसर नहीं होता। क्या होगा यदि एमआरएनए में 50 अमीनो अम्ल के एक पॉलीपेप्टाइड एनकोड करता है तथा 25वां प्रकूट यूएए में उत्परिवर्तित हो जाता है। 24 अमीनो अम्ल वाला एक पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होगा, और 24 और 25 अमीनो अम्ल के 2 पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होंगे। 49 अमीनो अम्ल का एक पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होगा, या 25 अमीनो अम्ल का एक पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें 25वें पर जो आपका 25वां है उस पे यूएयू या यूएए में उत्परिवर्तित आ जाता है। यूएए यहाँ पे स्टॉप कोडोन है। जैसे स्टॉप कोडोन आएगा तो यहाँ के बाद में ट्रांसलेशन होना, यहाँ के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी, अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, केवल इधर बनेंगे। तो आपके कितने बनेंगे यहाँ पे अमीनो अम्ल, केवल 24 अमीनो अम्ल। 25वें पे जाके उत्परिवर्तन हो गया तो 24 ही यहाँ पे अमाइनो एसिड बनेंगे। तो अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। निम्न में से कौन सा एंजाइम लेकोपेरोन में डाइसैकेराइड लैक्टोज के एकलक इकाइयों में जल अपघटन के लिए जिम्मेदार है? जल अपघटन के लिए यहाँ पे जिम्मेदार होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे जल अपघटन के लिए उत्तरदायी है।
परमीएजेस की बात करें तो ये परमेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज यह जल अपघटन के लिए जिम्मेदार है। एसीटोलैक्टेट ये होता नहीं है। और पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज ये भी यहाँ पे नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। दमनकारी प्रोटीन में निम्न में से किस में जुड़ने पर लैक ZYA जीन का अनुलेखन नहीं होता है? दमनकारी जीन है, तो दमनकारी जीन निम्न में से किसके जुड़ने पर लैक ZYA जीन का अनुलेखन नहीं होगा? आरएनए पॉलीमरेज, ऑपरेटर, प्रमोटर और लैक्टोज। तो यहाँ पे ऑपरेटर के जुड़ने पर जीन का अनुलेखन नहीं होगा। किससे जुड़ने पर? ऑपरेटर पर जुड़ने पर यहाँ पे जीन का अनुलेखन नहीं होगा। ठीक, चलिए ट्रांसक्रिप्शन की समय आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन इकाई के किस भाग से जुड़ते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ जाके जुड़ते हैं? ऑपरेटर पर, संरचनात्मक जीन पर, प्रमोटर पर और ओरी स्थल पर। तो ट्रांसक्रिप्शन के समय जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये प्रमोटर पे जाके जुड़ता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा प्रमोटर। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए की अनुलेखन इकाई भाग में नहीं लेती है? प्रेरक, समापक, उन्नायक, संरचनात्मक जीन। अनुलेखन में कौन सी इकाई भाग नहीं लेती है? प्रेरक है, समापक है, उन्नायक है और संरचनात्मक जीन है। तो अनुलेखन में यहाँ पे इंड्यूसर जो प्रेरक होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। इंड्यूसर अनुलेखन में भाग नहीं लेते। इसके लिए लेक ऑपेरोन अच्छे से आपको पढ़ना होगा। एक ही मॉडल है, आपको बहुत आसान सा मॉडल है। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो प्रॉब्लम के ऊपर यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर आपकी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपका जब कमेंट यहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर जो भी डाउट होगा आपको उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस जहाँ से आपको डाउट लग रहा है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उस कोशिका में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा और जिसके लेक वाई जीन निरर्थक उत्परिवर्तन है? तो यहाँ पे लिखा है कि उस कोशिका में कौन सा एंजाइम उत्पन्न होगा या होंगे जिसके वाई जीन में निरर्थक उत्परिवर्तन होता है। वाई जीन मतलब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज में उत्परिवर्तन होगा। कॉलम को मैच करना है, कौन सा कॉलम सही वर्णित नहीं है? सिस्टोन क्या होता है? डीएनए का वह खंड जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की सूचना जिसके पास होती है। सिस्टोन। रो कारक क्या कार्य करता है? ट्रांसलेशन में समापन का उपयोग होता है। रो फैक्टर का ट्रांसलेशन के समापन में उपयोग नहीं होता है। ओरी स्थल डीएनए का वह स्थल जहां पे रेप्लिकेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ने का स्थल होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ऑपरेटर यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके जुड़ता है। तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है कि जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन को यहाँ पे समाप्त करने का काम रो फैक्टर करता है। ये गलत है। ठीक है, वहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर होते हैं जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समापन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहला फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यूकेरियोट में जीन का नियंत्रण निम्न में से किस स्तर पे किया जाता है? अनुलेखन, प्रोसेसिंग, एमआरएनए के केंद्रक साइटोप्लाज्म में स्थानांतरण, अनुवादन स्तर पर। जब भी हम जीन के नियंत्रण की बात करेंगे यूकेरियोट में तो कौन से स्तर पे किया जा सकता है? तो इसमें यहाँ पे पहला अनुलेखन स्तर पे बिल्कुल सही है। जब प्रोसेसिंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। थर्ड, एमआरएनए में केंद्रक से साइटोप्लाज्म के स्थानांतरण के समय भी कर सकते हैं और अनुवादन स्तर पर भी कर सकते हैं। तो ये चारों यहाँ पे सही हैं। इनमें से सही संयोजन का चयन करना है। फर्स्ट सेकंड भी सही है, सेकंड थर्ड भी है, थर्ड फोर्थ भी है और ये भी है। तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प बताइए। यूकेरियोट में अधिकांशतः जीन पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, जो कि गलत है। अनुवादित स्थल प्रभावी अनुवादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। अनुवादित स्थल प्रभावी अनुवादन के लिए आवश्यक होते हैं। आपने बायोटेक में भी ये पढ़ा है। अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं यह आपके अनुवादन की प्रक्रिया को और भी ज्यादा एफिशिएंट कर देते हैं। तो ये सही है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए
ज्वर की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये भी सही है कि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद में अधिकांशतः प्रोटीन का निर्माण यूकेरियोटिक केंद्रक में होता है। गलत है ये, केंद्रक में नहीं होता है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव्य में होता है। तो सही विकल्प बताना है आपको, तो बी वाला सही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन के दौरान अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए हमें यहाँ पे चू की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। लेकोपेरोन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 3 संरचनात्मक जीन ZYA के लिए अकेला ऑपरेटर है। निरोधक प्रोटीन धनात्मक नियमन दर्शाता है। एलोलैक्टोज वास्तविक प्रेरक है और निरोधक प्रोटीन ऋणात्मक नियामक दर्शाता है। लेकोपेरोन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ZYA अकेला ऑपरेटर है, अकेला ऑपरेटर है 3 संरचनात्मक जीन के लिए, सही है। निरोधक प्रोटीन धनात्मक नियमन दर्शाता है, गलत है। और एलोलैक्टोज वास्तविक प्रेरक है, ये भी सही है। निरोधक प्रोटीन ऋणात्मक नियमन दर्शाता है, ये भी सही है। तो ये गलत है कि ये धनात्मक नियमन दर्शाता है। सत्य कथन कौन सा है? यूकेरियोटिक में एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक तथा प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है, ये उल्टा है। ठीक है, प्रोकैरियोट में एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक है, यूकेरियोट में मोनोसिस्टोनिक है, सही है। यूकेरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, दोनों में नहीं, गलत है। प्रोकैरियोट यूकेरियोट में एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ये कि प्रोकैरियोट में एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकेरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है। निम्न में से किस आरएनए को अनुकूलन आरएनए, अडेप्टर आरएनए कहा था? टीआरएनए को अडेप्टर टीआरएनए कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, ये 1953 में वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया मॉडल है और इसमें ABC का माप बताना है। तो A यहाँ पे क्या होगा? A ये लंबाई है, एक कुंडलन की लंबाई जो कि 34 एंगस्ट्रोम होगी। B यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो B में यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, ये देखो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो कि 3.4 एंगस्ट्रोम होती है। यहाँ की बात करें तो ये 20 एंगस्ट्रोम है। तो आपका आंसर यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 नैनोमीटर दिया हुआ है, यहाँ नैनोमीटर में वैल्यू दी गई है। ये 3.4 दिया है, ये 34 है और यहाँ पे A में 3.4 एंगस्ट्रोम जो कि गलत है। ये सही है कि A 34 एंगस्ट्रोम है कंप्लीट और ये B 3.4 एंगस्ट्रोम है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी। और C यहाँ पे व्यास है, दोनों जो स्ट्रैंड है उनके बीच का व्यास यहाँ पे 20 एंगस्ट्रोम है। तो आंसर होगा आपके 4। डीएनए की रीढ़ बनी होती है शर्करा फॉस्फेट से, नाइट्रोजन क्षार फॉस्फेट शर्करा से, फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार शर्करा से और क्षार युग्म से। डीएनए की रीढ़ किससे बनी होती है? शर्करा और फॉस्फेट से। शर्करा और फॉस्फेट से मिलकर डीएनए की रीढ़ बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया है? ये आपके फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया है। फ्रेडरिक मिस्चर ने सबसे पहले न्यूक्लिक के बारे में बताया था। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन क्षार के बारे में पूछा गया है। नाइट्रोजन क्षार जैसे कि एडेनिन जुड़ा हुआ है थाइमिन से, तो यहाँ पे इनके मध्य कौन सा बंध है? ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन क्या है? थाइमिन 5 मिथाइल यूरासिल है। 5 मिथाइल यूरासिल को हम क्या बोलते हैं? थाइमिन कहते हैं। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? ऋणात्मक, उदासीन, वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक, ऋणात्मक आवेशित होते हैं, धनात्मक आवेशित होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है न्यूक्लिक एसिड ऋणात्मक आवेशित ही होता है। तो आंसर आ जाएगा आपके फर्स्ट। यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है? यूरेसिल किस में होता है? तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे प्यूरिन की बात करते हैं हम, पायरिमिडीन की बात करते हैं। प्यूरिन में आता है आपके एडेनिन और गुआनोसिन, पायरिमिडीन में आता है आपके CUT, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। तो यूरासिल आपके आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में केवल साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो आंसर आपके आ जाएगा केवल आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड है?
केवल न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताना है। तो न्यूक्लियोसाइड में एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो एडिनोसिन यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है, एडिनोसिन ये आपके न्यूक्लियोसाइड है। नाइट्रोजन क्षार में कौन सा तत्व नहीं है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और फास्फोरस। फास्फोरस नहीं होता है नाइट्रोजन क्षार में। आप देखते हो कि चाहे प्यूरीन हो चाहे पायरिमिडीन हो, प्यूरीन में भी यहाँ पे चेन होती है और ये चेन किसकी बनी होती है? पूरी कार्बन कार्बन की बनी होती है। और पायरिमिडीन में भी किसकी बनी है? कार्बन कार्बन की बनी है। नाइट्रोजन होता है ज्यादा, लेकिन फास्फोरस नहीं होता। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एडेनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन क्षारक है। थायमिन, साइटोसिन, प्यूरीन है। थायमिन, साइटोसिन, पायरिमिडीन है। और एडिनोसिन, गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पे आप देखिए प्यूरीन की बात कर लेते हैं। प्यूरीन में आता है एजी, एडिनिन और गुआनिन, तो ये आपका गलत हो गया। और एडिनिन, गुआनिन, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में आता है, तो ये गलत है। एडिनिन, गुआनिन प्यूरीन में आता है। ठीक, ये भी आपका गलत हो गया। थायमिडीन, थायमिन एंड साइटोसिन, टीसी जो कि पायरिमिडीन में आता है, ये सही है। और एडिनोसिन, गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है, तो ये भी आपका गलत है एक तरह से। तो आंसर आपका आ गया थर्ड। जल अपघटन होने पर न्यूक्लियोसाइड नहीं देता है। जल अपघटन होने पर न्यूक्लियोसाइड क्या नहीं देगा? प्यूरीन, पायरिमिडीन, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट। जब जल अपघटन होता है तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट नहीं देता है। एक न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सीराइबोज व प्यूरीन क्षार के मध्य कौन सा बंध होगा? न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सीराइबोज और प्यूरीन क्षार के मध्य, प्यूरीन आपको पता होता है डबल साइक्लिक है ना, डाइसाइक्लिक रिंग होती है और इसमें 9 कार्बन होते हैं। और आपका जो बेस पेयर होता है यहाँ पे ये प्यूरीन है और डीएनए से इसका बंध बनाना है। तो डीएनए से बंध बनाने के लिए यहाँ पर पहले कार्बन पे, जैसे यहाँ आपका ये पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर का पहला कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा होता है, तो 1 से 9 बॉन्ड होता है, 1 to 9, ये तो आपको ध्यान रखना है। 1 to 9, 1 होता है आपके पायरिमिडीन के साथ में और प्यूरीन के साथ में होता है 1 9, क्योंकि प्यूरीन डबल साइक्लिक होता है, प्यूरीन होता है डबल साइक्लिक। तो प्यूरीन में होता है 1 9 और पायरिमिडीन में होता है 1 1, तो सेकंड आपका आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के मध्य लगभग नियत दूरी के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, दोनों श्रृंखलाओं के प्रति समानांतर ध्रुवता, एक प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के सामने होता है, कोई सा नहीं। तो यहाँ पे नियत दूरी के लिए हमेशा प्यूरीन के सामने पायरिमिडीन का होना या पायरिमिडीन के सामने प्यूरीन का होना, ये दोनों उत्तरदायी है। यहाँ पे दी गई संरचना किसकी दी गई है? आरएनए का न्यूक्लियोसाइड है ये, या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड है या डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है? पहली बात तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये न्यूक्लियोटाइड है, और किसका है? ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ना कि आरएनए का, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर है ये किसकी होगी? ये पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर है, और पायरिमिडीन में किसकी स्ट्रक्चर होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर है आपके 4th। एक डीएनए अणु में 20,000 क्षार युग्म है, मतलब एक डीएनए है, डीएनए में आपको पता है 2 श्रृंखला होती है, तो ये बोल रहा है कि एक में 20,000 है, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? क्षार युग्म है, युग्म आ जाए तब आपको पेयर काउंट करने, तो 20,000 युग्म, 20,000 युग्म, तो मतलब टोटल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कितने होंगे? तो आप डबल कर लो, 40,000 होंगे, क्योंकि एक आपको पता है ना पेयर में होते हैं, जैसे डीएनए है तो यहाँ पे ये पेयर में है, ऐसे 20,000 पेयर हैं, 20,000 पेयर का मतलब कि डबल है, तो यहाँ पे 40,000 आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चारगांव के नियम का सही प्रदर्शन नहीं है? तो चारगांव का नियम का सही प्रदर्शन G + A CT बराबर 1, ये सही है। A + G ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी सही है, A + T नहीं आएगा, और C + T ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन A + T G + C ये गलत है। डबल स्ट्रैंड डीएनए की लंबाई 17 एंगस्ट्रोम है
और इस डीएनए के 4 युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, 17 एंगस्ट्रॉम लंबाई है तो इसको 3.4 एंगस्ट्रॉम से आप भाग दे लो, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य, जैसे यहाँ पे ये 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक के सामने T, G के सामने C, तो इनके मध्य जो दूरी होती है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इसने बोला है 17 एंगस्ट्रॉम लंबाई है, तो इससे आप यहाँ पे इसमें भाग दे लीजिए, आपका आ जाएगा कि 4 युग्मों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 आंसर आएगा। डीएनए की विशेषताएं हैं, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये दोनों श्रृंखलाएं समानांतर ध्रुवणता रखती है। ये गलत है, समानांतर नहीं होता है, प्रति समानांतर होता है। दोनों श्रृंखला के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध रखते हैं। दोनों श्रृंखलाएं हमेशा वामावर्त नहीं होती है। आपने पढ़ा है ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, जे डीएनए होता है, तो सब में किसी में वामावर्त है, किसी में दक्षिणावर्त है। तो यहाँ पहला भी सही है और थर्ड भी सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। बी डीएनए के कुंडलों में 5 घुमाव में प्यूरीन नाइट्रोजन क्षारक हैं। बी डीएनए ही दिया है वाटसन एंड क्रिक ने, तो एक घुमाव में 10 होते हैं, तो 5 घुमाव में कितने होंगे, 5, एक घुमाव में 10, तो 5 में कितने होंगे आपके 50, तो आंसर 50। तो ये आपके क्वेश्चंस थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, और इन क्वेश्चंस के अलावा आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, इसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।